हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर कैंप चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। आज मैं अमला शंकर यादव मास्टर कैंप चैनल की तरफ से क्लास 11th के बच्चों के लिए वीडियो लेकर आया हूं चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स से। आज के वीडियो में हमारा विशेष स्पेशल डिस्कशन होगा एंट्रापी के बारे में। एंट्रापी का सिग्निफिकेंस तमाम पूरा मतलब एंट्रापी को पूरा हम कवर करेंगे। अब एंट्रापी है क्या प्यारे बच्चों? एंट्रापी को हिंदी में कह लीजिए अव्यवस्था, या अंग्रेजी में कहिए रैंडमनेस या डिसऑर्डरनेस। डिसऑर्डर, अब इसको मैं समझाता हूँ। जैसे स्कूल में बच्चे पूरे फील्ड में घूम रहे हैं, सभी क्लास के बच्चे मिक्स होकर घूम रहे हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? रैंडमनेस। एंट्रापी बढ़ी हुई है ना। लेकिन जब घंटी बजती है तो सभी क्लास के बच्चे अलग अलग अपनी लाइन में हो जाते हैं। 9th के बच्चों की लाइन अलग हो जाती है, 10th के बच्चों की लाइन अलग होती है, 11th के बच्चों की लाइन अलग होती है, 12th के बच्चों की लाइन अलग होती है। इसी तरह से नर्सरी से क्लास 8 तक के बच्चों की अलग अलग लाइन होती है। मतलब वहाँ पे एंट्रापी क्या हो गया? जीरो हो गया। एंट्रापी कम हो गया, आर्डर हो गया, वो आर्डर हो गया। रैंडमनेस वहाँ नहीं है, क्योंकि एक व्यवस्था बन गई। लड़के सब व्यवस्थित रूप में हो गए, अपनी अपनी क्लास वाइज हो गए, तो वहाँ पे रैंडमनेस नहीं है। जब एक लाइन में खड़े हो गए तो वहाँ पर एंट्रापी नहीं है, एंट्रापी जीरो है। ठीक है, रैंडमनेस नहीं है, पूरी तरह से आर्डर्ड है। लेकिन अगर यही बच्चों पूरे निकल करके पूरे फील्ड में बिखर जाए तो एंट्रापी बढ़ जाती है, रैंडमनेस बढ़ जाती है, अव्यवस्था बढ़ जाती है प्यारे बच्चों। इसी के बारे में हमें स्टडी करना है। जैसे कोई गैस फैलती है, कोई गैस किसी वेसल में से निकलती है, तो पता नहीं कितना दूर तक फैल जाए, तो एंट्रापी उसका बढ़ गया, है ना प्यारे बच्चों। रैंडमनेस बढ़ गया, रैंडम। अब पानी है, सॉलिड में है, बर्फ के रूप में है, तो पानी के मॉलिक्यूल व्यवस्थित हैं, सॉलिड के रूप में है, उसका एक डेफिनेट वॉल्यूम है, डेफिनेट शेप है, ठीक है ना, तो सब चीज़ है। तो अब उसका रैंडमनेस नहीं है। लेकिन बर्फ जब पिघल जाएगा, वाटर में हो जाएगा, तो ये पानी के मॉलिक्यूल दूर दूर तक हो जाएंगे। अब इस वाटर को और गर्म कर दीजिए, वेपर में हो जाए, तो वेपर पता नहीं कहाँ कहाँ फैल जाए दूर दूर, तो रैंडमनेस बढ़ जाता है। तो यही है, यही एंट्रापी है। जहाँ अव्यवस्था बढ़ जाए, जहाँ रैंडमनेस बढ़ जाए, जहाँ डिसऑर्डर बढ़ जाए, वही एंट्रापी है प्यारे बच्चों। तो इसका हम स्टडी करते हैं थर्मोडायनेमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलते हैं प्यारे बच्चों। हाँ तो प्यारे बच्चों, ये क्लास 11th है, लेक्चर नंबर 33, थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर का नाम है। और मेरा जो टॉपिक चल रहा है थर्मोडायनेमिक्स में, वह एंट्रापी को लेकर के है। एंट्रापी को लेकर ही है, पूरे डिटेल में एंट्रापी हमें पढ़ाना है प्यारे बच्चों। एंट्रापी होता क्या है, तो कॉपी कलम लेके बैठ जाइए, पॉइंट वाइज प्यारे बच्चों एंट्रापी को समझ समझ कर लिखते जाइए। जहाँ जहाँ मेन पॉइंट होगा उसको आप नोट करते जाइए प्यारे बच्चों। तो पहला पॉइंट क्या है, पहले तो एंट्रापी समझिए। एंट्रापी इज एनदर थर्मोडायनेमिक फंक्शन यूज्ड टू एक्सप्रेस द एक्सटेंट ऑफ डिसऑर्डर इन द सिस्टम। एंट्रापी थर्मोडायनेमिक फंक्शन है और इसका यूज जो है डिसऑर्डर। आपने क्या पढ़ा यहाँ पर? डिसऑर्डर इन द सिस्टम। किसी सिस्टम में कितना डिसऑर्डर है, कितना रैंडमनेस है, कितनी अव्यवस्था है, उसको एक्सप्रेस करने के लिए, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए एंट्रापी का यूज किया जाता है प्यारे बच्चों। इट इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एस। एंट्रापी को हम सिंबोलाइज करते हैं कैपिटल एस से। कैपिटल एस इसका सिंबल होता है प्यारे बच्चों। सेकेंड पॉइंट देखें, इसी को और एक्सप्लेन किया जा रहा है। एंट्रापी इज द मेजर ऑफ रैंडमनेस और डिसऑर्डर ऑफ द सिस्टम। किसी सिस्टम की अव्यवस्था यानी रैंडमनेस, डिसऑर्डरनेस का मेजर ही एंट्रापी है, कि माप, मेजरमेंट ही एंट्रापी है कि कोई सिस्टम में कितना रैंडमनेस है, कितना डिसऑर्डरनेस है, और उसका मेजरमेंट ही एंट्रापी है प्यारे बच्चों। अब क्या है,
ग्रेटर इज द रैंडमनेस, हायर इज द एंट्रापी। तो प्यारे बच्चों, जितना अधिक रैंडमनेस होगा, जितना अधिक डिसऑर्डर होगा, उतना उसका एंट्रापी अधिक होगा, हायर होगा। इवाइडेंटली फॉर अ गिवन सबस्टेंस द क्रिस्टलाइन सॉलिड स्टेट हैज द लोवेस्ट एंट्रापी। कोई भी क्रिस्टल हो, सॉलिड हो, उसकी एंट्रापी कम होती है, उसकी एंट्रापी कम होती है। जैसे नमक का टुकड़ा या चीनी का एक क्रिस्टल, शुगर का एक क्रिस्टल, उसकी एंट्रापी कम होती है। लेकिन शुगर के क्रिस्टल को पानी में मिला दीजिए प्यारे बच्चों, तो वो पूरी तरह से डिजॉल्व हो जाएगा, एंट्रापी उसकी बढ़ जाएगी। इसी तरह से गैसियस स्टेट का एंट्रापी बहुत ज़्यादा होता है। गैस के मॉलिक्यूल कहाँ कहाँ फैल जाएं, कितनी दूर तक फैल जाएं, कितनी ऊंचाई तक फैल जाएं, कितना वॉल्यूम ले लें, कोई निश्चित नहीं है। इसलिए गैसियस स्टेट का हैज़ हाईएस्ट एंट्रापी एंड द लिक्विड स्टेट हैज़ द एंट्रापी इन द बिटवीन सॉलिड एंड गैसेज। तो प्यारे बच्चों, लिक्विड का एंट्रापी सॉलिड और गैस के बीच में रहता है। तो सबसे कम एंट्रापी सॉलिड की, उसके बाद उससे अधिक एंट्रापी लिक्विड की, और सबसे अधिक एंट्रापी गैसों की, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ता जाता है प्यारे बच्चों। द ऑर्डर ऑफ रैंडमनेस यानी डिसऑर्डरनेस और एंट्रापी ऑफ द सॉलिड लिक्विड एंड गैसेज इज देयर। देखो प्यारे बच्चों, यहाँ आप देखिए ऑर्डर है, गैसों में एंट्रापी सबसे ज़्यादा है, लिक्विड एंट्रापी थोड़ा कम है, सॉलिड में एंट्रापी और कम हो गया, क्योंकि मॉलिक्यूल पास पास में आ जाते हैं और व्यवस्थित हो जाते हैं, ऑर्डर्ड हो जाते हैं। डिसऑर्डर इनका कम हो जाता है सॉलिड में, लेकिन लिक्विड में थोड़ी सी रैंडमनेस रहती है, गैस में और रैंडमनेस हो जाती है। तो सबसे ज़्यादा एंट्रापी गैस में है, इसके बाद लिक्विड में है, और सबसे कम एंट्रापी सॉलिड में होता है प्यारे बच्चों। इसको आप नोट कर लीजिए। एंट्रापी को एक मेन जो डिस्कशन रहा, इंट्रोडक्शन रहा, इसको नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया, ठीक। अब देखिए यहाँ डायग्राम दिया गया, ये सॉलिड है, आप देख रहे हैं ना, ये सॉलिड है। इसके छोटे छोटे पार्टिकल कितना व्यवस्थित हैं, कितना मतलब कि ऑर्डर में हैं, एक ऑर्डर में हैं, एक ऑर्डर में हैं, यानी इनका एंट्रापी लिस्ट है, इनका एंट्रापी कम है ना, इनका रैंडमनेस कम है। लेकिन अगर इस सॉलिड को हम गर्म कर दें तो सॉलिड क्या हो जाएगा, मेल्ट करेगा, और जब मेल्ट करेगा तो ये पार्टिकल दूर दूर हो जाएंगे, दूर दूर हो जाएंगे। तो दूर दूर जब हो जाएंगे तो क्या होगा, रैंडमनेस बढ़ जाएगा, इस सॉलिड से रैंडमनेस बढ़ जाएगा, मतलब एंट्रापी बढ़ गई, एंट्रापी बढ़ गई। अब और हीट करेंगे तो यह लिक्विड किस में चला जाएगा प्यारे बच्चों, गैस में। अब गैस के मॉलिक्यूल न जाने कितना दूर दूर तक फैल जाए, कितना एक्सपेंशन हो जाए, कितना फैलाव हो जाए, कोई निश्चित नहीं है। इसलिए इनका मैक्सिमम रैंडमनेस है, मतलब एंट्रापी मैक्सिमम है। अब देखिए एक एरो बनाई गई है, यहाँ सॉलिड से लेके गैस तक एंट्रापी बढ़ता ही जा रहा है। सॉलिड की एंट्रापी कम है, लिक्विड एंट्रापी इंटरमीडिएट बढ़ा थोड़ा, लेकिन लिक्विड को और हीट करेंगे तो गैस में चला जाएगा, एंट्रापी मैक्सिमम हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर लिख दिया गया है कि इंक्रीजिंग रैंडमनेस मतलब इंक्रीजिंग एंट्रापी, रैंडमनेस का मतलब एंट्रापी, और डिसऑर्डरनेस। आप तीन वर्ड ध्यान दीजिए, इसको हम जो केमिकल भाषा देते हैं एंट्रापी, एंट्रापी का मतलब रैंडमनेस या डिसऑर्डरनेस प्यारे बच्चों। अब देखिए ये चौथा पॉइंट आपको क्या बताने जा रहा है, एंट्रापी को कैसे हम निकालेंगे, जो है लाइक इंटरनल एनर्जी एंड एंथैल्पी द एंट्रापी इज द स्टेट फंक्शन। तो जिस तरह से इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन है किसी सिस्टम का, एंथैल्पी स्टेट फंक्शन है, तो एंट्रापी भी स्टेट फंक्शन है। आप इसको नोट करें, सबसे पहले तो ये बात नोट करें, इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन है, पिछले वीडियो हमने डिस्कशन किया। एंथैल्पी भी स्टेट फंक्शन है, पिछले वीडियो हमने समझाया। अब एंट्रापी भी स्टेट फंक्शन है प्यारे बच्चों, किसी सिस्टम के स्टेट को डिफाइन करता है। द चेंज इन इट्स वैल्यू ड्यूरिंग ए प्रोसेस कॉल्ड द एंट्रापी चेंज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा एस। तो प्यारे बच्चों, जब एंट्रापी की वैल्यू चेंज होगी तो इसका मतलब होता है सिस्टम का स्टेट चेंज हो रहा है। बात तो सही है भाई, अरे यहाँ पर सिस्टम कैसा है, सॉलिड में है, एंट्रापी चेंज हुआ, एंट्रापी बढ़ गया,
गैस लिक्विड में आ गया। अब एंट्रापी और चेंज हुआ और बढ़ गया, गैसियस स्टेट में आ गया। तो स्टेट बदल रहा है। आप इसी से देख लीजिए, यहाँ पर सॉलिड स्टेट है, एंट्रापी बढ़ा लिक्विड स्टेट में आ गया, फिर एंट्रापी और बढ़ गया गैस स्टेट में आ गया। तो आखिर एंट्रापी स्टेट फंक्शन हुआ, एंट्रापी स्टेट को डिफाइन कर रहा है। तो अब देखिए डेल्टा एस एंट्रापी चेंज, डेल्टा एस माने एंट्रापी चेंज इक्वल टू S2 माइनस S1। S2 क्या है? फाइनल स्टेट की इंट्रापी है। S1 क्या है? इनिशियल स्टेट की इंट्रापी है। यानी इसको हम कहेंगे समेशन इंट्रापी ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन इंट्रापी ऑफ रिएक्टेंट। समेशन मतलब सम ऑफ इंट्रापी ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के जितने इंट्रापीज हैं उसको हम सम कर लेते हैं, फिर उसमें से रिएक्टेंट के इंट्रापीज को हम माइनस कर देते हैं। तो हमें क्या मिल जाता है प्यारे बच्चों? चेंज इन एंट्रापी। चेंज इन एंट्रापी मिल जाता है। प्रोडक्ट को पहले लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा प्रोडक्ट को। तो आप इसको नोट कर लें, आगे प्रोसीड करें। बहुत बढ़िया, ठीक। अब एंट्रापी काफ़ी आप समझ गए हैं। अब देखिए यहाँ पर क्वांटिटेटिवली द डिग्री ऑफ डिसऑर्डर यानी एक्सप्रेशन फॉर द एंट्रापी चेंज में बी अराइव्ड एट फॉलोज। अब एंट्रापी चेंज, डिग्री ऑफ डिसऑर्डर, कितना डिसऑर्डर हुआ, कैसे हम डिफाइन करते हैं? देखिए ए और बी में दोनों बातें हैं। व्हेन अ सिस्टम एब्जॉर्ब्स हीट। अब आप समझिए, कोई सिस्टम है बाहर से हीट ले रहा है। अब आप समझो कि जब बाहर से हीट ले रहा है तो उसके मॉलिक्यूल क्या करेंगे? उसके मॉलिक्यूल मूव करेंगे यानी मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। मॉलिक्यूल के बीच में डिस्टेंस बढ़ना शुरू हो जाएगा। द मॉलिक्यूल्स स्टार्ट मूविंग फास्टर बिकॉज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज, हेंस द डिसऑर्डर इंक्रीजेज। मोर द हीट एब्जॉर्ब ग्रेटर इज द डिसऑर्डर। प्यारे बच्चों, सीधी सी बात है, किसी भी सिस्टम को आप गर्म करोगे तो उस सिस्टम की क्या बढ़ेगी? अरे मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। अब काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो डिसऑर्डर बढ़ जाएगा, पूरे मॉलिक्यूल दूर दूर हट जाएंगे और एंट्रापी बढ़ जाएगी। तो कहने का मतलब जितना आप हीट दोगे, जितना अधिक हीट एब्जॉर्ब होगा, उतना अधिक डिसऑर्डर बढ़ जाएगा, उतना अधिक एंट्रापी बढ़ जाएगी, उतना अधिक रैंडमनेस बढ़ जाएगा अगर सिस्टम हीट एब्जॉर्ब करता है तो। लेकिन सिस्टम में से हीट अगर निकल जाए तो एंट्रापी घट जाएगी। भाई सीधी सी बात है, पानी है, पानी को आप फ्रीज में रख दो, पानी लिक्विड है, वाटर क्या है? लिक्विड स्टेट है, उसकी एंट्रापी ज़्यादा है, ठीक है। अब उस वाटर को क्या काम करो, आप फ्रिज में रख दो, तो होगा क्या? उसका टेम्परेचर निकलेगा, उसका टेम्परेचर घटेगा। जब उसका टेम्परेचर घटेगा तो उसके मॉलिक्यूल्स पास में आएंगे और एट लास्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वो सॉलिड में। एंट्रापी उसकी घट गई। तो अगर हीट लिया जाता है तो एंट्रापी बढ़ेगी, अगर हीट सिस्टम में से निकल के बाहर आती है तो एंट्रापी घट जाएगी प्यारे बच्चों। अब ये बी पॉइंट में क्या बताया जा रहा है? फॉर द सेम अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड एट लो टेम्परेचर द डिसऑर्डर इज मोर देन इट्स हायर टेम्परेचर। तो प्यारे बच्चों, अगर उतना ही हीट लो टेम्परेचर पर ही एब्जॉर्ब हो तो डिसऑर्डर बढ़ जाता है मोर देन एट हायर टेम्परेचर। डिसऑर्डर जो है हायर टेम्परेचर से भी ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि लो टेम्परेचर पर सेम अमाउंट ऑफ हीट। दिस शोज दैट एंट्रापी चेंज इज जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर दैट द डेल्टा एस इज रिलेटेड टू क्यू एंड टी फॉर द रिवर्सिबल रिएक्शन। तो प्यारे बच्चों, एंट्रापी जो है टेम्परेचर के जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एंट्रापी चेंज टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। देखिए डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल हीट ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस। क्यू लिखा है ReV, ReV का मतलब रिवर्सिबल, और टी है टेम्परेचर इन केल्विन। तो ये डेल्टा एस का मतलब एंट्रापी चेंज, हीट का मतलब जो हीट एब्जॉर्ब किया गया, टी का मतलब जो टेम्परेचर है, ठीक है, सिस्टम का। तो ये एंट्रापी चेंज का फार्मूला है, इक्वल टू क्यू अपॉन टी।
क्यू अमाउंट ऑफ हीट है रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, इसलिए REB सब स्क्रिप्ट लगा हुआ है प्यारे बच्चों। तो हेंस एंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग अ प्रोसेस इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट क्यू एब्जॉर्ब्ड isothermally and reversibly infinitesimally slowly that divided by the absolute temperature at which the heat absorbed। तो प्यारे बच्चों एंट्रोपी चेंज को हम कैसे डिफाइंड करते हैं? जो हीट है, जो हीट एब्जॉर्ब हुई है आइसोथर्मली या रिवर्सिबली जो एब्जॉर्ब हुई है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर से हम डिवाइड कर देते हैं। एब्सोल्यूट टेम्परेचर से हम डिवाइड कर देते हैं। एब्सोल्यूट टेम्परेचर माने केल्विन में टेम्परेचर से हम डिवाइड कर देते हैं, एंट्रोपी चेंज हमें मिल जाता है। तो आप इसको नोट कर लीजिए प्यारे बच्चों। आगे प्रोसीड करूं? बहुत बढ़िया, ठीक है। अब देखिए यही बात कहा गया है, एज डेल्टा एस का मतलब क्या है? एंट्रोपी चेंज इज क्यू अपॉन टी एंड इट इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एंट्रोपी क्या है? एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। द यूनिट ऑफ एंट्रोपी चेंज आर कैलोरीज पर केल्विन पर मोल। ये एंट्रोपी चेंज की कैलोरी क्या है? एंट्रोपी चेंज की जो यूनिट है प्यारे बच्चों, कैलोरीज पर केल्विन पर मोल, या इसको कहें देखिए कैलोरी पर केल्विन पर मोल इन सीजीएस सिस्टम, सेंटीमीटर ग्राम एंड सेकेंड, है ना। सीजीएस सिस्टम में एंट्रोपी चेंज का जो यूनिट है कैलोरीज पर केल्विन पर मोल, यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है कैलोरीज पर केल्विन पर मोल है। अच्छा, लेकिन एसआई यूनिट में प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? जूल्स पर केल्विन पर मोल, या इसको देखिए जूल पर केल्विन पर मोल इन एसआई यूनिट। ये दोनों यूनिट आप चेंज कर लीजिए, आप नोट कर लीजिए दोनों यूनिट। अब देखते हैं आखिर थर्मोडायनेमिक्स में एंट्रोपी का फिजिकल महत्व क्या है, क्या इम्पॉर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है, ये चीज़ें हैं। द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द एंट्रोपी, आप इसको देखें। आप पॉइंट पहला है मेनी प्रोसेस विच आर accompanied by an increase of the entropy are also accompanied by an increase of the randomness or disorder। बहुत से ऐसे प्रोसेस हैं जो एंट्रोपी बढ़ने के साथ साथ वो चलते हैं। इसका मतलब है उनका एंट्रोपी बढ़ रहा है, इसका मतलब उसमें रैंडमनेस बढ़ रहा है, डिसऑर्डर बढ़ रहा है। जैसे एग्जांपल है मेल्टिंग ऑफ आइस। भाई बर्फ़ पिघलेगा, जब बर्फ़ सॉलिड में है तो उसकी एंट्रोपी कम है। जब बर्फ़ पिघलेगा मेल्टिंग ऑफ आइस तो इट accompanied बाय इंक्रीज इन एंट्रोपी, इसका एंट्रोपी बढ़ रहा है। एंट्रोपी बढ़ रहा है मतलब उसके मॉलिक्यूल पिघल करके दूर दूर जा रहे हैं, न जाने कितना दूर, रैंडमनेस हो जा रहा है, बिखर जा रहे हैं, जो फैल जा रहे हैं। तो एट द सेम टाइम वी नो दैट मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इन द आइस हैव फिक्स्ड पोजीशन। जब ये वाटर आइस में था, जब ये वाटर आइस कंडीशन में था, सॉलिड स्टेट में था, तो वाटर के मॉलिक्यूल का पोजीशन कैसा था प्यारे बच्चों? फिक्स था, फिक्स पोजीशन था। लेकिन जैसे ये पिघलना शुरू हुआ, बट एज सुन एज इट चेंजेज इनटू लिक्विड, जब ये लिक्विड में आना शुरू किया, मेल्ट करके द मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O बिगिन्स टू मूव अबाउट द फ्रीली। तो H2O मॉलिक्यूल का जो फिक्स पोजीशन था वो चेंज हो गया और वे मूव करना शुरू कर दिए, वे वहाँ से चलना शुरू कर दिए, मोमेंट आ गया उनमें, ये मोशन अलग होने लगे हीट पा करके। दैट इज द डिसऑर्डर सेट्स इन आर द अदर वर्ड्स द रैंडमनेस इंक्रीज। इसका मतलब रैंडमनेस बढ़ गया, डिसऑर्डर बढ़ गया, वाटर के मॉलिक्यूल मूव करने लगे, अब उनका कोई फिक्स पोजीशन नहीं रह गया प्यारे बच्चों। तो आप इसको नोट कर लें, बहुत बढ़िया। अब देखिए यही चीज़ है, सिमिलर रिजल्ट्स आर ऑब्जर्व्ड फॉर द वेपराइजेशन ऑफ लिक्विड। अब यही रिजल्ट कोई लिक्विड वेपर में होता है तो यही रिजल्ट होता है। जैसे पानी को आप किसी कटोरे में रख दीजिए, किसी बाउल में रख दीजिए, तो पानी धीरे धीरे क्या हो जाएगा? वेपराइज हो जाएगा। तो पानी में जब लिक्विड स्टेट में था तो वाटर मॉलिक्यूल केवल मूव करता था, है ना। लेकिन जब ये वेपर में आ गया तो ये और तेज़ी से मूव करने लगा, दूर दूर तक ये वेपर फेज में हो गया, है ना।
तो इसकी एंट्रापी और ज़्यादा बढ़ गई। मेनी सच सिमिलर प्रोसेस, hence it may be concluded that entropy is measure of the randomness or disorder of the system। इस तरह से हम फाइनली ये कह सकते हैं कि एंट्रापी जो है किसी सिस्टम की रैंडमनेस है, किसी सिस्टम की डिसऑर्डर है। एंट्रापी डिसऑर्डर मेजरमेंट है, डिसऑर्डर मेजर है, किसी माप है, किसी सिस्टम की डिसऑर्डर माप है, मेजरमेंट है, या रैंडमनेस की मेजरमेंट है। एंट्रापी एज ए स्टेट फंक्शन मैंने पहले बता दिया था। एंट्रापी के वजह से, ड्यू टू एंट्रापी, किसी सिस्टम का स्टेट चेंज हो जाता है। बहुत सीधी सी बात है। अरे भाई वाटर सॉलिड था, लिक्विड में आ गया, स्टेट बदल गया, फिर लिक्विड से कहाँ आ गया, गैसियस स्टेट, वेपर स्टेट में आ गया। तो यहाँ पे क्या है, एंट्रापी चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब स्टेट भी चेंज हो। जब एंट्रापी चेंज होगा तो स्टेट भी चेंज होगा प्यारे बच्चों। अब देखिए, तो एंट्रापी एज ए स्टेट फंक्शन यहाँ पर और क्लियर किया जा रहा है, वैसे तो मैं बता ही दिया हूँ। कंसीडर अ सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ ए सिलिंड्रिकल कंटेनिंग अ गैस एंड फिटेड विद ए फ्रिक्शनलेस एंड वेटलेस पिस्टन एंड प्लेस्ड इन ए कॉन्टैक्ट विद ए लार्ज हीट रिजर्वायर। प्यारे बच्चों, हम ये मान लेते हैं कि एक सिलेंडर है, उसमें गैस भरा हुआ है, और उसमें फ्रिक्शनलेस और वेटलेस एक पिस्टन लगी हुई है, पिस्टन जिसका कोई अपना वेट नहीं है और फ्रिक्शनलेस है। एंड और अभी इस सिलेंडर को किसके कांटेक्ट में रख जाता है, प्लेस्ड इन कांटेक्ट विद लार्ज हीट रिजर्वायर। इस पूरे सिलेंडर को ऐसे रिजर्वायर के कांटेक्ट में रख दिया जाता है जिसकी हीट बहुत ज़्यादा होती है। सपोज द सिस्टम एब्जॉर्ब्स हीट क्यू आइसोथर्मली। अब मान लीजिए कि ये सिलेंडर जो है क्यू अमाउंट ऑफ हीट जो है एब्जॉर्ब करता है आइसोथर्मली, माने कांस्टेंट टेम्परेचर पर, एंड रिवर्सिबली एट द टेम्परेचर टी है। मतलब सिस्टम में से रिजर्वायर में से सिस्टम में से रिजर्वायर में, रिवर्सिबली, एंड एक्सपांड्स फ्रॉम वॉल्यूम V1 टू V2। तो शुरू में उसका वॉल्यूम V1 था और अब हीट लेके V2 वॉल्यूम हो गया। ध्यान दीजिए, इनिशियल वॉल्यूम V1 था, अब वो हीट लेकर के फाइनल वॉल्यूम V2 में पहुंच गया। तो चेंज इन द एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम, डेल्टा एस सिस्टम एस वाई एस लिखे, QREV रिवर्सिबल अपॉन टी, ये हो गया। पूरे सिस्टम की एंट्रोपी चेंज का फार्मूला है ये। अच्छा, एज द इक्विवेलेंट हीट इज लॉस्ट बाय द रिजर्वायर। अब रिजर्वायर का, चूँकि रिजर्वायर से हीट जा रहा है सिस्टम में, तो अब रिजर्वायर का भी एंट्रोपी लिया जाए। एज द इक्विवेलेंट हीट इज लॉस्ट बाय द रिजर्वायर, द चेंज इन द एंट्रोपी ऑफ द रिजर्वायर। उधर देखिए रिजर्वायर का हीट सिस्टम में जा रहा है, तो सिस्टम का एंट्रोपी चेंज हुई, तो सिस्टम की एंट्रोपी का फार्मूला हो गया डेल्टा एस सिस्टम इक्वल टू क्यू रिवर्सिबली अपॉन टी। अब रिजर्वायर से हीट चूँकि निकल गया, तो रिजर्वायर की भी अपनी एंट्रोपी कुछ चेंज हुई होगी, तो डेल्टा एस RES रिजर्वायर माइनस QREV अपॉन टी। यहाँ माइनस क्यों लगा, यहाँ माइनस ध्यान दीजिए, क्योंकि रिजर्वायर का लार्ज हीट था। तो जब रिजर्वायर में से हीट निकलेगा और जिसमें से हीट निकलता है प्यारे बच्चों, उसका चिन्ह क्या होता है, माइनस। तो यहाँ पे एंट्रोपी भी माइनस हो जाएगा, क्योंकि रिजर्वायर से हीट जा रही है सिस्टम में, सिलेंडर में जा रही है, तो रिजर्वायर का माइनस हो जाएगा। सिस्टम का देखिए यहाँ पर प्लस दिया ही है, कोई चिन्ह नहीं लेगा, प्लस मानिए आप, है ना, ये दोनों का हो गया। तो अब आप देखिए दोनों को हम कैसे सम करते हैं, पहले इसको नोट कर लीजिए। बहुत बढ़िया, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक, अब क्या करते हैं कि रिजर्वायर और सिस्टम का हीट का हम टोटल कर लेते हैं, है ना भाई। रिजर्वायर ने हीट दिया, समझिए, रिजर्वायर ने हीट दिया सिस्टम को। सिस्टम क्या है, गैस का सिलेंडर है। तो अब टोटल चेंज इन एंट्रोपी डेल्टा S1 इक्वल टू एंट्रोपी ऑफ सिस्टम प्लस एंट्रोपी ऑफ रिजर्वायर। एंट्रोपी ऑफ रिजर्वायर है, यहाँ पर RES है, एंट्रोपी ऑफ रिजर्वायर है, ठीक है। एंट्रोपी ऑफ सिस्टम प्लस एंट्रोपी ऑफ रिजर्वायर। अब इसको डेल्टा S1 प्यारे बच्चों, एंट्रोपी ऑफ सिस्टम पॉजिटिव है, ध्यान दीजिए, सिस्टम की एंट्रोपी पॉजिटिव है, मैंने मैं बताया था, प्लस और रिजर्वायर की एंट्रोपी क्या थी, अभी क्या थी बताइए, माइनस था, कर दिया ये, तो पूरा जीरो हो गया। देखिए जीरो आ जाएगी, जब इसको करेंगे प्लस माइनस तो ये पूरा हट जाएगा ना, ये प्लस है, माइनस, प्लस में से माइनस घटा क्या वैल्यू आ गई,
जीरो आ गई, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब आ जाइए कि अब ऐसा करते हैं कि जो वॉल्यूम बढ़ा हुआ है अब रिवर्सिबल लेते हैं। जो V2 है ना, V2 वॉल्यूम को V1 में चेंज करते हैं। उस तब V2 वॉल्यूम बढ़ा हुआ है तो V2 को क्या करोगे, कंप्रेस करोगे, तब किस में चला जाएगा, V1 में। देखिए नाउ नाउ इफ वी कंप्रेस द गैस आइसोथर्मली, मतलब रिवर्सिबल प्रोसेस होने जा रहा है। पहले तो V1 से V2 आया था, अब V2 से V1 ले जाएंगे। नाउ इफ यू कंप्रेस द गैस आइसोथर्मली फ्रॉम वॉल्यूम V2, देखिए लिखा हुआ V2 टू V1, द हीट QREB विल बी गिवन आउट बाय द सिस्टम। तब उल्टे अब सिस्टम में से हीट निकलेगी। भाई कंप्रेस करेंगे तो डेल्टा या सिस्टम की एंट्रोपी चेंज कितना होगा, माइनस। अब सिस्टम में से हीट निकला तो माइनस हो गया, एंड अब कहाँ जाएगा, रिजर्वायर में। तो एंट्रोपी चेंज ऑफ रिजर्वायर क्या होगा, डेल्टा एस आर ई एस इजकल टू क्यू अपॉन REBT है गया, बट टोटल चेंज इन द एंट्रोपी। अब रिवर्सिबल में देखें डेल्टा S2 माइनस QREB रिवर्सिबल T अपॉन T प्लस QREB रिवर्सिबल, REB माने रिवर्सिबल T, यहाँ भी जीरो हो गया। तो देखा जाए तो रिवर्सिबल हो फर्स्ट डायरेक्शन, फिर सेकेंड डायरेक्शन। फर्स्ट डायरेक्शन क्या था, V1 टू V2, सेकेंड डायरेक्शन V2 टू V1 है ना। तो दोनों केस में हमने निकाला, पहले केस में V1 टू V2 ये आया एंट्रोपी चेंज, दूसरे केस में अब वॉल्यूम को कंप्रेस किया जा रहा V2 टू V1, तब भी यहाँ जीरो आ गया। तो टोटल चेंज इन एंट्रोपी फॉर द कंप्लीट साइकिल, पूरी साइकिल कंप्लीट होने में, यानी डेल्टा S1 प्लस डेल्टा S2, ये है डेल्टा S1 डेल्टा S2 इक्वल टू जीरो, डेल्टा S1 प्लस डेल्टा S2 इक्वल टू जीरो। यहाँ पर साफ साफ यहाँ लिख दिया गया है डेल्टा S1 प्लस डेल्टा S2 इक्वल टू जीरो। प्यारे बच्चों, आप इसको नोट करते चलें अभी आगे। ठीक, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो इस तरह से लास्ट कंक्लूजन क्या निकलता है, तो एट द एंड ऑफ द साइक्लिक प्रोसेस द एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स द सेम। तो साइक्लिक प्रोसेस जब ख़त्म हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है, तो दोनों केस में आपने देखा कि जीरो आता है, मतलब एंट्रोपी चेंज जो है सेम रहता है एज इट इज ओरिजिनली है। दिस प्रूव्ड, ये बताता है, दिस प्रूव्ड माने ये सिद्ध करता है दैट एंट्रोपी इज ए स्टेट फंक्शन, कि एंट्रोपी भी स्टेट फंक्शन है, एंट्रोपी भी स्टेट फंक्शन है। प्यारे बच्चों, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। बहुत बढ़िया नोट कर लीजिए इसे, वेरी गुड।